हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्कोप यूपीएससी पर। आज हम आरटीआई एक्ट और लोकपाल से संबंधित जो यूपीएससी की पीवाईक्यूज है उनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम में निहित प्रस्तावना के महत्व पर टिप्पणी करें। जो आरटीआई एक्ट 2005 के अंदर लाया गया था उसके साथ प्रस्तावना भी लाई गई थी, तो उस प्रस्तावना का क्या महत्व है उसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। जैसे कि जो हमारा संविधान है उसके साथ भी प्रस्तावना लाई गई थी, तो वह प्रस्तावना हमें जो संविधान है उसके मूल्यों के बारे में बताती है। हमारा देश किस प्रकार का है, जैसे गणतांत्रिक लोकतंत्र है या फिर समाजवादी लोकतंत्र है या धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र है, या फिर जो हमारे संविधान कब निर्मित हुआ उसके बारे में हमें जानकारी देता है, तो वो उसका महत्व हो गया। इसी प्रकार जो आरटीआई एक्ट है उसके साथ प्रस्तावना आई थी उसका क्या महत्व है उसे हमें यहाँ पर बताना है। तो हम प्रश्न की शुरुआत कैसे कर सकते हैं? हम प्रश्न की शुरुआत जो आरटीआई एक्ट है उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, या फिर हमारा जो सूचना का अधिकार है उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, और कब लाया गया था उसके बारे में बता सकते हैं। इस प्रकार से हम जो इंट्रो है उसको यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि जो 1976 में राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस में सुप्रीम कोर्ट ने सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार घोषित कर दिया था। तो इस प्रकार की जो जानकारी के साथ हम अपना इंट्रो शुरू कर सकते हैं। अब हम मेन बॉडी के अंदर सीधे अपनी मेन डिमांड पे आ जाएंगे कि हमें प्रस्तावना के महत्व के बारे में बताना है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हेडिंग डाल सकते हैं कि सूचना का अधिकार 2005 में प्रस्तावना का निम्न महत्व है, और जो प्रस्तावना का महत्व है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि प्रस्तावना हमें केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग की स्थापना के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह नागरिकों को सार्वजनिक सूचना प्राप्त करने का अधिकार के बारे में जानकारी प्रदान करता है, और ये जो संवैधानिक सिद्धांत है उसके साथ जो आरटीआई एक्ट है उसको जो समामेलन के बारे में भी हमें बताता है। इस प्रकार की जानकारी जो है हमें जो प्रस्तावना से मिलती है, तो ये जो जानकारी मिलती है यही जो है प्रस्तावना का महत्व हो गया। और हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम क्यों लाया गया, जैसे पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतांत्रिक शासन सुनिश्चित करने के लाया गया था, और यह इस प्रकार की अधिनियम के माध्यम से इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो प्राप्त की जा सकती है। तो इस प्रकार से अपने कंक्लूजन को खत्म कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम में हालिया संशोधनों से, यह 2020 में क्वेश्चन आया था और 2019 में सूचना के अधिकार अधिनियम में संशोधन किया गया था। तो जो संशोधन किया गया था उससे सूचना आयोग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। चर्चा करें तो जो 2019 के अंदर जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है उसके अंदर संशोधन किया गया था, तो उस संशोधन से जो सूचना आयोग है उसकी स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि जो 2019 के अंदर क्या क्या संशोधन हुए थे और उन संशोधनों ने किस प्रकार से सूचना आयोग की प्रभावशीलता है, उसकी स्वतंत्रता है और उसकी स्वायत्तता है उस पर प्रभाव डाला है, उसको हमें यहाँ पर दिखाना है। तो हम प्रश्न की शुरुआत कैसे कर सकते हैं? हम प्रश्न की शुरुआत वापस वो आरटीआई एक्ट के बारे में जानकारी दे सकते हैं, या फिर हमें सूचना का अधिकार है उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, और इस प्रकार से हम डायग्राम के माध्यम से बता सकते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम का क्या महत्व है और जिससे क्या प्राप्त किया जाता है, सुशासन को प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार हम अपने प्रश्न की शुरुआत कर सकते हैं। आगे अपने मेन बॉडी के ऊपर चलते हैं। मेन बॉडी पे हमें जो क्वेश्चन की जो मेन डिमांड है उसके ऊपर आना है। उससे पहले हमें थोड़ा सा ये बताना है कि जो 2019 में जो संशोधन किया गया था उसमें क्या संशोधन लाए गए थे, उनकी भी जानकारी हमें प्रश्न में देनी है। तो यहाँ पर जो संशोधन किए गए थे उनके बारे में जानकारी लिखी गई है। जैसे कि जो सूचना आयोग था उसका कार्यकाल पहले 5 साल था, उसमें बदलाव करके जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कर दिया गया कि यह जो कार्यकाल केंद्र सरकार निर्धारित करेगा वही कार्यकाल होगा। लेकिन जबकि पहले 5 साल का कार्यकाल था जो सूचना आयोग की जो स्वायत्तता या उसकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता था, बट अब केंद्र सरकार के हाथ में आ गया है, तो केंद्र सरकार अपने मनमाने ढंग से सूचना आयोग के जो कार्यकाल में बदलाव कर सकती है अपनी शक्तियों के माध्यम से। दूसरा बदलाव किया गया था वह सूचना आयोग के वेतन पर किया गया था, कि पहले जो इनको सूचना आयोग के आयुक्तों को वेतन चुनाव आयोग के जो आयुक्त हैं उनके समकक्ष मिलती थी, लेकिन जो बदलाव करके केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कर दी गई, तो यह भी उसकी जो स्वतंत्रता है या स्वायत्तता है उस पर प्रभाव डालेगा कि जो सूचना आयोग है वो स्वतंत्र रहकर निर्णय नहीं ले पाएगा। उसको डर रहेगा अगर मैंने डिसीजन लिए तो सरकार जो मेरे वेतन में कटौती कर सकती है। तो इस प्रकार से सरकार का नियंत्रण है वो सूचना आयोग पर अधिक हो गया है, जो केंद्रीय सूचना आयोग है, राज्य सूचना आयोग है। और जो इसके साथ जो मुख्य सूचना आयोग के साथ साथ राज्य सूचना आयोग के भी जो वेतन है वो भी केंद्र सरकार निर्धारित करेगी। यह भी जो बदलाव लाया गया है। या फिर जो राज्य सूचना आयुक्त हैं उनका भी कार्यकाल है वो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होगा। यह जो 2019 में जो संशोधन लाया गया है उसके अंदर प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर हमने देख लिया है कि क्या क्या जो बदलाव है 2019 की जो संशोधन है उसके तहत लाए गए थे। अब हमें देखना है कि इन बदलावों से
जो सूचना आयोग की स्वतंत्रता और स्वायत्ता पर कैसे प्रभाव पड़ेगा। अब सीधी सी बात है कि जो उसका कार्यकाल है और जो उसका वेतन है वो दोनों जो केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ गए हैं, तो केंद्र सरकार मनमाने ढंग से अपने सूचना आयोग के जो आयुक्त हैं या राज्य सूचना आयोग के आयुक्त हैं उनका यूज कर सकती है। कैसे? कोई सूचना आयोग है वह उनकी सरकार के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है या फिर उनके फायदे के लिए काम नहीं कर रहा है, तो वह सूचना आयोग का जो कार्यकाल अगर पहले 3 साल है तो वो चेंज करके 1 साल करके उसको हटाकर अपने इच्छा अनुसार नया जो सूचना आयुक्त है वो नियुक्त कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर कोई सूचना आयोग उनके अनुसार काम नहीं कर रहा है तो उसका वेतन को कम करके उसको अपने अकॉर्डिंग काम करने के लिए राजी कर लेंगे। तो इस प्रकार से जो उनकी स्वायत्ता और स्वतंत्रता पर ये जो नए संशोधन है वो प्रभाव डालेंगे। तो आप यहाँ पर उनको वीडियो को पॉज करके ये जो किस प्रकार से प्रभाव डालेंगे उनको आप पढ़ सकते हैं। और कंक्लूजन में हम सूचना आयोग के महत्व को दिखा सकते हैं। जैसे कि जो सेकंड ARC है उसने जो RTI एक्ट है उसको शासन की मास्टर कुंजी कहा है, और इसलिए जो RTI एक्ट को जो संचालित करने वाला जो सूचना आयोग है सही होना, जो राज्य सूचना आयोग भी है उनका सही होना या उनका स्वतंत्र होना या उनका स्वायत्त होना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार के जो कंक्लूजन के साथ हम खत्म कर सकते हैं अपने जो इस प्रश्न को। जो RTI एक्ट का जो टॉपिक है वह GS4 के अंदर भी है। तो RTI एक्ट पे जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो ऑलमोस्ट GS4 के अंदर ही आए हैं। हमने यहाँ पर जो GS2 के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं उनको यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, और जो बचे हुए क्वेश्चन है जो GS4 वाले क्वेश्चन है उनको हम जब GS4 वाले टॉपिक डिस्कस करेंगे तो वहां पर देखेंगे। और हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो था लोकपाल, और लोकपाल के ऊपर जो प्रश्न आ रखे हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय लोकपाल चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों ना हो सार्वजनिक मामलों में अनैतिकता की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है, विवेचना कीजिए। अब इस प्रश्न ने कहा है जो लोकपाल है उसको कितना भी मजबूत बना लो, चाहे उसके अंदर जो भी समस्याएं हैं, जो भी उसकी कमियां हैं या जो भी उसकी अन्य समस्याएं हैं उनको दूर कर लो, लेकिन जो सार्वजनिक अनैतिकता है जैसे कि सार्वजनिक जो संस्थान है उनमें भ्रष्टाचार हो गया या उनमें जवाबदेही का अभाव, पारदर्शिता का अभाव, ये जो समस्याएं हैं उनको जो लोकपाल है वो समाप्त नहीं कर सकता। लोकपाल को लाए क्यों गए थे? लोकपाल को जो सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लाए थे, या जो सार्वजनिक जीवन में जो अनैतिकता है, जो पारदर्शिता का अभाव है उसको सुनिश्चित करने के लिए लाए थे। लेकिन यह कह रहा है कि उसको चाहे कितना भी मजबूत बना दो, लेकिन यह जो लोकपाल है वह सार्वजनिक जीवन से अनैतिकता की जो समस्या है उनका समाधान नहीं कर सकता है। अब आप इसको बताना है, आप अगर इस बात से सहमत हैं कि हाँ नहीं कर सकता, तो ऐसा तो हम कह नहीं सकते कि भाई हाँ हमारी जो सरकारी बॉडी है वो ऐसा काम नहीं कर सकती चाहे कितना भी उसको मजबूत बना लो। अब ये प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग है। हम प्रश्न में क्या करते हैं, जब कभी दूसरा प्रश्न आता है तो उसके अंदर लिख देते हैं कि ये वे फॉरवर्ड है, इनको अपना लीजिए तो जो सार्वजनिक संस्थान है या फिर जो भी इंस्टीट्यूशन है उसको सुधारा जा सकता है, उसकी कमियों को दूर किया जा सकता है और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस किया जा सकता है। बट ये क्वेश्चन सामने से बोल रहा है कि भाई कितनी भी समस्याओं को दूर कर लो, उसको कितना भी चाहे मजबूत बना लो, उसको कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बना दो, उसको चाहे कितने भी अधिकार दे दो, बट जो सार्वजनिक अनैतिकता है उसको समाप्त किया ही नहीं जा सकता। अब हम इसमें क्या वे फॉरवर्ड बताएंगे कि भाई अब ये प्रश्न ही सामने से बोल रहा है कि भाई कितना भी कर लो नहीं कर सकते, तो अब हम बता ही नहीं सकते कि भाई हाँ ये चीज कर लो वो चीज कर लो। तो ऐसे प्रश्नों को हमें कैसे एड्रेस करना है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर हम इंट्रो में जो लोकपाल है उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं कि लोकपाल एक्ट कब लाया गया था, लोकपाल का क्या उद्देश्य है, उसको हम यहाँ पर बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर लोकपाल का जो उद्देश्य भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए और 2013 के अंदर एक्ट पारित करके 2014 के अंदर जो लागू हुआ, इस प्रकार की जानकारी हम इंट्रो में दे सकते हैं। अब मेन बॉडी में हम क्या बताएंगे। अब प्रश्न ने बोला है कि भाई सार्वजनिक जो संस्था लोकपाल है उसको कितना भी मजबूत बना दो बट वो अनैतिकता है उसको समाप्त नहीं कर सकता। तो हमें प्रश्न को कैसे एड्रेस करना है, हमें सबसे पहले बताना है कि भाई ऐसा नहीं है, उसको मजबूत बनाने पर सार्वजनिक जीवन से अनैतिकता को समाप्त नहीं किया जा सकता, काफी हद तक उसको समाप्त किया जा सकता है। जैसे कि अगर लोकपाल है उसको बहुत ही ज्यादा मजबूत बना दिया जाए, उसके पास एक अच्छी टीम हो जाए, उसके पास एक अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाए और उसको कानूनी शक्ति मिल जाए, तो ये जो कमियां हैं इनको दूर करके जो लोकपाल की शक्ति बढ़ाकर सार्वजनिक जीवन में जो अनैतिकता है उसको काफी हद तक समाप्त किया जा सकता है। हालांकि पूरा तो नहीं किया जा सकता बट काफी हद तक उसको समाप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि जो लोकपाल की कमियां हैं या जो लोकपाल के पास शक्तियां नहीं उनको लिख सकते हैं कि भाई इस प्रकार की लोकपाल को शक्ति दे दो, लोकपाल को संवैधानिक स्थिति दे दो, लोकपाल को राजनीतिक जो हस्तक्षेप है उससे मुक्त कर दो, या फिर लोकपाल को जो अन्य सुविधाएं हैं वो प्रदान कर दो। तो जो सार्वजनिक जीवन से जो अनैतिकता है उसको समाप्त कुछ हद तक किया जा सकता है, बट पूरा तभी किया जा सकता है, उसे हम कैसे बताएंगे। पूरी तरह से सार्वजनिक मामलों में अनैतिकता की समस्याओं का समाधान
तभी किया जा सकता है जब सभी व्यक्ति ईमानदार हो। जो सार्वजनिक नैतिकता है उसको लाया जाए। सभी व्यक्ति ईमानदार हो गए, कोई व्यक्ति जो है भ्रष्टाचार ले भी नहीं रहा है और ना दे रहा है, सब अपना कार्य है वो पूर्णतः समय पर कर रहे हैं, सभी जो सरकारी कर्मचारी हैं वो जवाबदेह हैं, पारदर्शी हैं, तो जो सार्वजनिक जीवन में जो अनैतिकता है उसको समाप्त किया जा सकता है। लोकपाल को मजबूत करके काफी हद तक किया जा सकता है, क्योंकि डेटरेंस क्रिएट करके, बट पूर्णतः समाप्त तभी किया जा सकता है जब सार्वजनिक जीवन में नैतिकता लाएंगे, या जो प्रशासक है उनकी आचार संहिता का सही से पालन करेंगे, और जो अन्य संस्था हैं वो भी लोकपाल के साथ मिलकर काम करे, या उनको भी और अधिक मजबूत किया जाए, और जो लोग हैं वो विसल ब्लोअर के रूप में कार्य करें। जैसे कि अगर हम कभी सार्वजनिक जीवन में अनैतिकता को देखें या कहीं पर भ्रष्टाचार को देखें, या अगर कोई सिविल सेवक या कोई अन्य जो सरकारी कर्मचारी हैं वो हमारे से भ्रष्टाचार की डिमांड करे, तो हम उसके लिए एक विसल ब्लोअर बनकर उभरें, किसी संस्थान में जाके उसकी शिकायत दर्ज करवाएं, हम अधिक जो नागरिक हैं वो अधिक जागरूक हो। तो इस प्रकार से सार्वजनिक जागरूकता, सार्वजनिक नैतिकता और सार्वजनिक भागीदारी के साथ जो है वो सार्वजनिक अनैतिकता को समाप्त किया जा सकता है। किसी एक बॉडी के द्वारा कुछ हद तक काम किया जा सकता है, लेकिन अगर पूर्ण रूपतः समाज से अगर किसी अनैतिकता को समाप्त करना है तो पूरे समाज को साथ आकर मिलकर कार्य करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम ये बता सकते हैं कि इस प्रकार से जो है इसका समाधान किया जा सकता है। कंक्लूजन में हम बता सकते हैं जो भगवत गीता की धर्म की अवधारणा है, जो कहती है कि हमें कर्तव्य की पालना करनी चाहिए। कर्तव्य कौन सा? जो हमारा सार्वजनिक जीवन में जो कर्तव्य है उसकी पालना करनी चाहिए। हमें सार्वजनिक नैतिकता का कर्तव्य है उसकी पालना करनी चाहिए। उसकी पालना करके हम जो सार्वजनिक जीवन में है वो नैतिकता सुनिश्चित कर सकते हैं, और सार्वजनिक जीवन में नैतिकता लाकर हम जो सार्वजनिक अनैतिकता है उसको समाप्त कर सकते हैं। इस प्रकार के कंक्लूजन के साथ अपने प्रश्न का अंत कर सकते हैं। तो लोकपाल के ऊपर जो एक प्रश्न आया हुआ था उसको हमने यहाँ पर देख लिया है। तो अब हमारा अगला टॉपिक है सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार। इसके जो एक क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पर देखेंगे, और इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको हम कल के वीडियो में देखेंगे। तो प्रश्न है, भारत में सार्वजनिक जीवन में व्यापक भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए उपाय सुझाएं। अब ये कह रहे हैं कि जो सार्वजनिक जीवन में जो भ्रष्टाचार है उसको कैसे समाप्त किया जा सकता है, उसके बारे में हमें ओवरऑल जानकारी देनी है। यह 1980 का प्रश्न है, इसको हम यहाँ पर देखेंगे। हम यहाँ पर जो 1980 से लगाकर जो भी 2022 तक के प्रश्न है उनको यहाँ पर देख रहे हैं टॉपिक वाइज। तो हमारा प्रश्न है, भारत में सार्वजनिक जीवन में व्यापक भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए उपाय सुझाएं। यह प्रश्न कह रहा है कि जो सार्वजनिक जीवन है उसके अंदर जो भ्रष्टाचार है उसको हम किस प्रकार से समाप्त कर सकते हैं, उसके लिए उपाय सुझाएं। जो राजनीतिक जीवन में जो भ्रष्टाचार हो गया, या जो सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार है, या जो कार्यालय जीवन है, प्रशासनिक जीवन है, उसमें जो भ्रष्टाचार है उसको हम किस प्रकार से समाप्त कर सकते हैं, उसको बारे में हमें यहाँ पर बताना है। इंट्रो में हम बता सकते हैं कि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है उसकी इंडेक्स के बारे में बता सकते हैं, जो भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी देती है कि उसके अंदर जो इंडिया की रैंक है वो बहुत लो है, इसलिए जो भारत में सार्वजनिक जीवन के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसके उन्मूलन के उपाय सुझाने की बहुत ज्यादा महती आवश्यकता है। उस प्रकार से हम अपने इंट्रो को शुरू कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो इंट्रो होते हैं, जो आपके जो भी नोट्स होते हैं उनमें जो भी टॉपिक होता है उनके साथ हर टॉपिक का बना लेना चाहिए। आपको कंक्लूजन और इंट्रो है वो हर टॉपिक का आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जो कंक्लूजन और इंट्रो होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम एक जैसा चल जाता है। जो मेन बॉडी है उसमें ही आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बदलना पड़ता है, बट जो इंट्रो और कंक्लूजन होता है वो तो एक जैसा चल ही जाता है। तो आपके हर टॉपिक की जो इंट्रो और कंक्लूजन अगर आपके बनाए होते हैं तो आप जो प्रश्न का जो टाइमिंग होती है, आपको 7 मिनट के अंदर प्रश्न खत्म करना होता है, या फिर जो 11 मिनट के अंदर आपको जो प्रश्न खत्म करना होता है उस समय के अंदर आप अपने प्रश्न को समाप्त कर सकते हैं। तो हम मेन बॉडी में क्या बता सकते हैं, मैंने इस प्रश्न के अंदर जो भ्रष्टाचार के कारण है, भ्रष्टाचार के जो उपाय हैं, और सरकार ने क्या क्या उपाय लिए हैं, या सरकार के क्या क्या पहले की है भ्रष्टाचार को समाप्त करने, उन सब की जानकारी इस प्रश्न के अंदर दे दी गई है। हालांकि जो प्रश्न की डिमांड तो इतनी ज्यादा अधिक नहीं थी, बट मैंने यहाँ पर पूरी जानकारी दे दी है ताकि आप इन पॉइंट्स को अपने नोट्स में ऐड कर सकें, और एक ही क्वेश्चन के अंदर जो आपको भ्रष्टाचार वाला टॉपिक है वो ऑलमोस्ट समाप्त हो जाए। तो आप यहाँ पर भ्रष्टाचार के कारणों के बारे में लिख सकते हैं, और जैसे भ्रष्टाचार के जो कारण है, जैसे राजनीतिक कारण हो गए, या फिर जो प्रशासनिक कारण हो गए, या सामाजिक कारण हो गए, या जो आर्थिक कारण हो गए, उनके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं पहले कि हाँ, निम्न कारणों से भारत के अंदर भ्रष्टाचार होता है। अगर हम कारण बताएंगे तभी तो उपाय बता पाएंगे कि भाई ये कारण है भ्रष्टाचार के, अब इनके ये उपाय करेंगे तो जो सार्वजनिक जीवन में जो भ्रष्टाचार है उसको समाप्त किया जा सकता है। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके कि राजनीतिक कारण क्या है, उसके साथ जो है डेटा भी लिखा गया है। तो आप जो ये डेटा है उसको अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं ताकि आपके पास जो वैल्यू एडेड मटेरियल हो, जैसे जो असमानता अधिक आर्थिक कारक हो गया, जैसे ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि जो
भारत के 1% जो अमीर है उनके पास भारत की 60% संपत्ति है। तो इस प्रकार का जो डेटा है आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। प्रशासनिक कारणों के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं, सामाजिक कारण हो गए। और भारत में भ्रष्टाचार अधिक होने का एक कारण ये भी है कि जो शिक्षा प्रणाली में है उसमें नैतिक शिक्षा की कमी है। जैसे जापान जैसे देश है, वहां पर शिक्षा प्रणाली के अंदर अच्छी नैतिक शिक्षा है। तभी जो अभी कतर का जो वर्ल्ड कप हुआ था कतर में फीफा का, उसके अंदर जो जापान का मैच था, उसके अंदर जो जापान के दर्शकों द्वारा जो कचरा फैलाया गया था, उसको जो दर्शक थे उन्होंने बाद में साफ किया। तो ये क्या दिखाता है, वो ये जो उनकी नैतिकता दिखाता है जो उनको स्कूलों में ही सिखाई जाती है। तो इस प्रकार की नैतिकता को लाकर भारत के अंदर भी जो भ्रष्टाचार जैसे कुरीतियां हैं उनको खत्म किया जा सकता है। और क्या क्या उपाय कर सकते हैं भ्रष्टाचार को समाप्त करने के, उनको आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि जो सामाजिक उपाय हैं वो बताया गया कि जैसे नैतिक शिक्षा लाकर जापान में जैसे है, भ्रष्टाचारियों को समाज में एक दृष्टि से देखा जाए। भारत के अंदर क्या है, भ्रष्टाचारियों को एक दृष्टि से देखा ही नहीं जाता। जिसके पास पैसा है उसको समाज के अंदर सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। चाहे पैसा कहां से आए, तो भ्रष्टाचारी अधिक से अधिक पैसा कमाकर समाज के अंदर पैसे के बल पर सम्मान प्राप्त करते हैं। और जो नागरिक सहभागिता है उसका भी अभाव है कि जो नागरिक है वो शिकायत ही नहीं करते भ्रष्टाचार के बारे में। तो जो नागरिक सहभागिता बढ़ाई जाए, इस प्रकार से सामाजिक उपाय करके भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सकता है और उपभोक्तावादी संस्कृति को भी कम किया जाए। इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो सामाजिक उपाय को देखा। आप वीडियो को पॉज करके सारे कारणों को यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब राजनीतिक उपाय भी यहाँ पर लिखे गए हैं, क्या क्या कर सकते हैं। जैसे जो राजनीति में अपराधीकरण को रोका जाए, या राज्य द्वारा वित्त पोषित चुनाव होने चाहिए। जैसे कि जर्मनी में है वो राज्य पोषित चुनाव होते हैं। तो इस प्रकार के जो उदाहरण है आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं, ताकि जो आपके नोट्स हैं वो वैलिडेटेड हो सके। सरकारी टेंडर में पारदर्शिता लाओ। जैसे कि जो सड़क एवं परिवहन मंत्रालय है जिसके मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, वो क्या करते हैं कि जो टेंडर आवंटन होता है उसमें जो ऑनलाइन टेंडर नीलामी होती है, तो इस प्रकार से जो पारदर्शिता सुनिश्चित होती है कि भाई सारा काम ऑनलाइन ही हो रहा है। तो इस प्रकार की व्यवस्था करके भी भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सकता है। जो अन्य उपाय है आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। प्रशासनिक उपाय हैं उनको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि भ्रष्टाचार के लिए जो स्वतंत्र एजेंसियां होनी चाहिए। जैसे कि जो गुजरात का भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो है, इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो सेंट्रल लेवल पर होनी चाहिए और प्रत्येक राज्य के पास भी होनी चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए लड़े। और पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए और मजबूती कानूनी ढांचे की व्यवस्था हो। विसल ब्लोअर हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, जिससे जो विसल ब्लोअर है उनके साथ सत्यम दुबे जैसे कांड वापस ना हो पाए जो 2003 के अंदर हुआ था। अन्य उपाय क्या कर सकते हैं हम, न्यायिक प्रणाली को मजबूत बनाया जाए और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग किया जाए। और सरकार ने क्या क्या उपाय किए हैं उसको भी आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। जैसे कानूनी उपाय हो गए, या प्रशासनिक सुधार हो गए, या आर्थिक सुधार हो गए, इनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो एक प्रश्न के अंदर संपूर्ण जानकारी जो है वो करप्शन के बारे में दे दी गई है। तो आप यहाँ पर इस प्रश्न के बेस पे जो करप्शन है उसके पूरे नोट्स बना सकते हैं। और कंक्लूजन में हम बता सकते हैं जो अन्ना हजारे का कोट है उससे हम कंक्लूजन को खत्म कर सकते हैं कि सरकार का पैसा है वो जनता का पैसा है, तो उस पैसे का यूज है ना लोगों के लाभ के लिए होना चाहिए। आज हमने 4 प्रश्नों को यहाँ पर हमने देखा है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।